ये वक्त था दूसरे विश्व युद्ध का, जब पूरी दुनिया एक दूसरे के खिलाफ लड़ मरने के लिए तैयार थी। लेकिन यही वक्त था जब भारत अपनी आजादी की महक को महसूस करना शुरू कर चुका था। साल 1945 में भारत के लोगों को लगभग ये यकीन हो गया था कि अंग्रेज अब यहाँ के मेहमान ही रह गए हैं, क्योंकि उनका भारत छोड़ना तय था। लेकिन दूसरी तरफ, जैसे कि हमने आपको बताया, दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। अब तारीख आती है 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:15 बजे। अमेरिका का एक प्लेन जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर से गुजरता है और लिटिल मास्टर नाम का एक बॉम्ब इस शहर पर गिराया जाता है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी लोगों ने सुबह का सूरज भी नहीं देखा था कि तभी ऐसा लगा मानो सूरज ही फट के इस शहर पर गिर पड़ा हो। हर और तबाही और कुछ भी नहीं। उसके ठीक 3 दिन बाद अमेरिका की प्लेन ने बिल्कुल ऐसा ही नागासाकी शहर के साथ किया और एक और एटॉमिक बम गिरा दिया, जिससे कि पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई थी कि अब वो ही देश इस दुनिया में ठीक से जिंदा रह पाएगा जिसके पास न्यूक्लियर पावर हो, क्योंकि उसके बिना उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसी डर में भारत भी आ गया, क्योंकि उस वक्त तो वो आजाद हो ही रहा था और संभव था कि कोई देश फिर से उसे न्यूक्लियर अटैक का डर दिखा के गुलाम बना ले। ये बात जिस इंसान के दिमाग में सबसे पहले आई थी वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो कि कैम्ब्रिज में अपनी पढ़ाई खत्म करके भारत आए थे और उनकी दिलचस्पी न्यूक्लियर फिजिक्स में ज्यादा थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दिसंबर 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के पास ये प्रस्ताव रखा कि उन्हें एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाना चाहिए, जो प्रस्ताव जल्द ही पारित भी हो गया और TIFR में रिसर्च शुरू की गई। और फिर बिना देर किए जापान अटैक से सहमे भारत ने मार्च 1948 को न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट को पास कर दिया और इसी के साथ भारत में IAEC का गठन किया गया, जिसका मतलब है इंडियन एटॉमिक एनर्जी सेंटर। नेहरू ने इनके गठन के बाद जो बात कही थी वो ये थी कि भारत इस न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ शांति के लिए ही करना चाहता है, लेकिन अगर कभी परिस्थितियां खराब हुई तो भारत इसका हिंसक प्रदर्शन भी कर सकता है, जिसका साफ मतलब था कि नेहरू दुनिया को ये बता रहे थे कि अब भारत से पंगा मत लेना। इसके बाद भारत में एक एटॉमिक रिएक्टर बनाने के लिए काम शुरू करने की कवायद होने लगी और 3 जनवरी 1954 में AEET यानी एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे की स्थापना हुई, जिस पर पूरी दुनिया की नजर पड़ चुकी थी। भारत सरकार ने इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का गठन किया, जिसके सेक्रेटरी के रूप में भाभा को चुना गया। दुनिया इस आश्चर्य में थी कि अभी अभी आजाद हुआ भारत कैसे इतना बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकता है, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी पर एक तरह से दुनिया के बड़े देशों का कब्जा था। वहीं दूसरी ओर भारत में इसकी तैयारियां जोरों पर थी। रिएक्टर का काम तो शुरू हो गया, लेकिन उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज थी वो था एनरिच्ड यूरेनियम, जो उस समय भारत के पास मौजूद नहीं था और जिसके बिना आगे काम करना बहुत मुश्किल हो गया। जब सारी आस बुझती हुई नजर आई तो भाभा को अपने कैम्ब्रिज का एक दोस्त याद आया, जिसका नाम था जॉन कैप्रोफ, जिससे लगातार बातचीत के बाद अक्टूबर 1955 में कुछ बात बन गई। लेकिन यहाँ भी कहानी में जरा ट्विस्ट था। भाभा ने अपनी बात मनवाने के लिए उससे जो वायदा किया था वो भाभा के लिए काफी मुश्किल खड़ी करने वाला था। दरअसल उन्होंने अपने दोस्त से कहा था कि अगर वो उसे एनरिच्ड यूरेनियम दिला देता है तो भाभा 1 साल के अंदर रिएक्टर बना के दिखा देंगे, जो कि पूरी तरह से नामुमकिन था। इसी बात के कारण उस दोस्त ने यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी की एक मीटिंग भारत के DAE के साथ करवा दी और इस मीटिंग के बाद यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी ने भारत को एनरिच्ड यूरेनियम दे दिया। अब चूंकि भाभा ने ये कह दिया था कि वो इस पूरे प्रोजेक्ट को 1 साल में खत्म कर देंगे, इसलिए 24 घंटे लगातार मेहनत करके उनके वैज्ञानिक काम पर लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आनी शुरू हो गई, क्योंकि ये काम काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी के तहत था। इसीलिए किसी भी इंसान को मुंबई के उस ट्रॉम्बे से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। इसके अलावा इस इलाके में कोई कैंटीन न होने के नाते काम करने वालों के लिए टाइम पर खाना भी मौजूद नहीं हो पा रहा था, इसलिए लोगों के काम में सुस्ती आनी शुरू हो गई थी। तभी भाभा ने नेहरू को ये सारी बातें समझाने के लिए खत लिखा
जिसके बाद नेहरू ने बात की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही कुछ ऐसी कार्स की व्यवस्था की जो पूरी सिक्योरिटी के साथ वैज्ञानिकों की हर जरूरत की चीजों को कम वाली जगह पर ला सके और ले जा सके। इसके अलावा एक प्राइवेट होटल से खाने की व्यवस्था कर दी गई, जिससे कि लंच और डिनर की कोई दिक्कत ना हो। सहूलियत की सारी चीजें मिल जाने के बाद तो आखिरकार वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं था। 1 साल के अंदर ही देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बन चुका था। हालांकि 31 जुलाई 1956 को सब कुछ हो जाने के बाद जब उसे चेक किया गया तो सब कुछ सही होने के बाद भी न्यूक्लियर अपने क्रिटिकल स्टेट पर नहीं पहुंच पा रहा था। क्रिटिकल स्टेट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई न्यूट्रॉन यूरेनियम के एटम के साथ टकराता है तो वो एनर्जी के साथ साथ ढेर सारे न्यूट्रॉन भी जनरेट करता है, और जब ये रिएक्शन न्यूट्रॉन की इस जनरेशन को कंट्रोल स्टेट में ला देती है तो उसे क्रिटिकल स्टेट कहते हैं। जब इसके कारणों के बारे में पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि इसकी कंट्रोल रॉड में गड़बड़ी है। इसके ठीक 4 दिन बाद जब सारी गड़बड़ दूर हो गई तो भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर चल निकला। नेहरू ने जब उसे देखा तो उन्होंने इसे अप्सरा नाम दिया, क्योंकि न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे न्यूट्रॉन पानी में एंटर होते हैं वो एक नीली लाइट प्रोड्यूस करने लगता है, जिस कारण पानी नीला हो जाता है, और इसे देखकर नेहरू ने इसे अप्सरा का नाम दिया। आजादी के बाद भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसने भारत को विश्व पटल पर एक शक्ति के रूप में लाकर रख दिया। इसके बाद भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने वाले भाभा 1966 में वियना जाते हुए एक प्लेन दुर्घटना में मर गए। लेकिन भारत के लिए वो एक ऐसे इंसान बने जिसने भारत के भविष्य को आज इतना निखार दिया है। लेकिन कभी कभी भाभा की मौत पर काफी सवाल उठते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मौत से पहले अक्टूबर 1965 में रेडियो के लिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया जाए तो वो 18 महीने के अंदर भारत का पहला एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं। और इसी के बाद उनकी मौत फ्रांस में एक प्लेन एक्सीडेंट में हो जाती है, जिसे कुछ लोग CIA की साजिश कहते हैं, क्योंकि उस वक्त भारत सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ था और इस बात से अमेरिका को डर लगने लगा था। सच क्या था किसी को आज तक नहीं पता चला, लेकिन भारत के लिए उनकी मौत वाकई में बहुत बड़ा लॉस है। आपको क्या लगता है, अगर भारत में आजादी के बाद न्यूक्लियर पावर नहीं आया होता तो क्या होता? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर देना। अगर ये वीडियो YouTube पर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।